एक बेवफा बीवी की कहानी। किस प्रकार उसने अपने पति को धोखा दिया और अपने देवर के साथ बनाए नाजायज संबंध। राजेंद्र काफ़ी गरीबी में दिन गुजार रहा था। सारे दिन मेहनत मजदूरी करके जो कुछ उसे मिलता था उससे सिर्फ उसके परिवार का खर्च ही पूरा हो पाता था। एक तरफ तो राजेंद्र को चारों ओर से गरीबी की चादर ने लपेट रखा था, ऊपर से उसके यहाँ 4 बेटियां पैदा हो गई थीं। गुजरते वक्त के साथ साथ बेटियां जवानी की दहलीज पर पैर रख चुकी थीं, लेकिन पैसे के अभाव में वह अपनी एक भी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सका था। गरीबी की बैसाखियां थामे राजेंद्र इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसे अपनी बच्चियों की शादी करनी है तो उसे ढेर सारी दौलत चाहिए, जो उसके पास थी नहीं। राजेंद्र को रात दिन अपनी बेटियों की शादी की चिंता घेरे रहती थी। वह सेठ राजाराम के यहाँ माल ढोने का काम करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने मालिक से इस विषय में बात करे, शायद वह उसकी मदद कर दे। राजाराम की उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। वह शक्ल से काफ़ी भद्दा लगता था, मगर उसकी दौलत ने उसके इस भद्देपन को ढक रखा था। राजेंद्र उसके ऑफिस में आया और झुककर उसका अभिवादन किया। राजाराम ने चेहरा उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, कहो राजेंद्र, कैसे आना हुआ? मालिक आपके पास एक आशा लेकर आया था। आपकी मदद से एक गरीब का भला हो जाएगा। मालिक बोला, कुछ बताओ तो सही राजेंद्र। राजेंद्र ने कहा, मुझ अभागे के घर 4 बेटियां हैं और सभी जवान हो रही हैं। यदि आप मुझे कुछ रुपए एडवांस दिला दें तो मैं अपनी एक बेटी के हाथ पीले कर दूं। वह धन आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। राजाराम कुछ पलों तक सोचता रहा, फिर बोला, राजेंद्र बैठो। राजेंद्र डरता हुआ सा सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। राजाराम ने अपने सामने रखे इंटरकॉम का एक बटन दबाया और कहा, 2 चाय भिजवा दो। राजाराम के इस रूप को देखकर राजेंद्र मन ही मन बौखला गया। उसकी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है। वह उसके लिए चाय क्यों मंगवा रहा है। बात राजेंद्र की समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि राजाराम अपने सामने किसी को बैठाना भी पसंद नहीं करता। फिर उसे बैठाने के लिए क्यों कहा, क्यों उसके लिए चाय मंगवा रहा है? ऐसे ही ढेर सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। वह विचारों में खोया हुआ था। तभी एक नौकर एक सुंदर सी केतली में चाय रखकर चला गया। पास ही 2 कप रख गया था। सेठ राजाराम ने अपने हाथों से चाय बनाई, एक कप राजेंद्र की ओर बढ़ाया। लो राजेंद्र, चाय पियो। मालिक, मैं भला आपके सामने चाय कैसे पी सकता हूँ? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? ये आप क्या कर रहे हैं? आपके पास अपनी एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। राजेंद्र, तुम बेफिक्र होकर चाय पियो, राजाराम ने कहा। बाद में हम इस बारे में बातें करेंगे। डरते डरते राजेंद्र चाय पीने लगा। ट्रे में बिस्किट रखे थे, मगर उसने उनमें से कोई बिस्कुट उठाया नहीं। उसने अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था कि वह एक दिन सेठ राजाराम के साथ बैठकर चाय भी पी सकता है, जिसके कई मील हैं और ना जाने कितने किस्म के व्यापार हैं। ये चक्कर उसकी समझ में नहीं आया। एक बार उसने यह अवश्य सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सेठ राजाराम, जो कि विधुर हैं, अपने साथ उसकी बेटी का विवाह करना चाहता हो। लेकिन अपने इस ख्याल को उसने अपने दिल से निकाल दिया। भला उसके ऐसे भाग्य कहाँ कि जो उसकी बेटी इतने बड़े घर में चली जाए। इसी उधेड़बुन में उसने चाय का कप खाली करके वापस ट्रे में रख दिया। राजाराम ने भी चाय खत्म कर ली थी। उसके बाद राजाराम ने राजेंद्र की ओर देखते हुए कहा, राजेंद्र, शायद आप यह जानते होंगे कि गत वर्ष हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। राजाराम ने बात शुरू करते हुए कहा, जी मैं जानता हूँ। राजाराम ने कहा, हमारे पास बेपनाह दौलत है, लेकिन कोई बारिश नहीं है। बस एक हमारा छोटा भाई है। जब तक इस धन का उपयोग करने वाला कोई न हो, तब तक यह सब बेकार है। जी मैं यह जानता हूँ। आप अपनी बेटी से जाकर बात कीजिए, राजाराम ने कहा। यदि वो हमारे घर की लक्ष्मी बनना कबूल करे तो हमें खुशी होगी। और हाँ, आप एक बात भली भांति समझ लें कि आप पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं है। अगर वो अपनी इच्छा से इस बात को स्वीकार करेंगी तो हम आपको इतना धन देंगे कि न केवल आपकी हालत सुधर जाएगी, बल्कि आप अपनी बाकी की 3 बेटियों का विवाह भी बड़ी शान से कर सकेंगे। जी, राजेंद्र हकलाता हुआ बोला।
अब आप आराम से घर जाइए और अपने बच्चों से बातें कीजिए। यदि हमारी बात उन्हें ठीक लगे तो आप सुबह घर पर आ जाइए, बाकी बातें वहीं करेंगे। जी। और राजेंद्र वहाँ से उठकर चला गया। उसके चले जाने के बाद राजाराम अपने ऑफिस काम में लग गया। राजेंद्र प्रसन्नता से चलता हुआ अपने घर पर आया। अपनी पत्नी से वह सब बातें कह दी जो राजाराम ने उससे कही थी। राजाराम की तरह उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई। उसे लगा कि उनके मुसीबत के दिन खत्म हो गए हैं। लेकिन अगले ही क्षण उसने कहा, अलका से तो पूछ लो, बुलाओ उसे। अलका को उन्होंने वहीं बुला लिया। वही उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। अलका की माँ ने उससे कहा, बेटी, आज तेरे लिए मिल मालिक सेठ राजाराम का पैगाम आया है। उसकी उम्र जरूर ज़्यादा है, लेकिन जिन लोगों के पास धन होता है वो कभी बूढ़े नहीं होते। फिर भी उन्होंने ये कहा है कि आप लोग अपनी बेटी से पूछ लें। हाँ, मैं अपनी ओर से यह कहूँगी कि यदि तुम उनके साथ शादी की हाँ कर लोगी तो न केवल हमारे दिन फिर जाएंगे, बल्कि तुम्हारी बाकी तीनों बहनों के भी रिश्ते समय से और अच्छे परिवारों में हो सकेंगे। तुम खूब अच्छी तरह से सोच लो, हमें सुबह बता देना। माँ ने काफ़ी प्यार भरे अंदाज में कहा। मम्मी, हाँ बोलो बेटी, इसमें सोचना क्या है? अलका ने कहा, यदि मैं सेठ राजाराम से शादी कर लूँ और उसकी पत्नी बन जाऊँ तो निश्चित ही हमारे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अपने परिवार की खातिर मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। राजेंद्र और उसकी पत्नी ने बलिदान शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। वे दोनों बेटी की स्वीकृति पाकर खुश हो गए। उनकी आंखों के सामने तो नोटों का ढेर घूम गया था। अगले दिन राजेंद्र सुबह 9 बजे सेठ राजाराम की कोठी पर पहुंचा। द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वह जानता था कि वह सेठ जी के यहाँ काम करता है और किसी काम से आया होगा। वह लॉन की ओर बढ़ गया। सेठ राजाराम लॉन में बैठा चाय पी रहा था। उसके हाथ में सुबह का समाचार पत्र था। उसके पास पहुंचकर राजेंद्र ने नमस्ते की। उसकी नमस्ते का उत्तर देते हुए राजाराम ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। राजेंद्र सामने बैठ गया। सेठ राजाराम के पास उसका छोटा भाई विनय बैठा हुआ था। उम्र यही होगी 17-18 साल। बेहद खूबसूरत नौजवान, अंग अंग गठीला व कसरती। राजाराम ने विनय से चाय बनाने को कहा। विनय ने चीनी दूध प्याले में डालकर चाय की पत्ती के ऊपर से पानी डाल दिया और प्याले में चम्मच लगाकर प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। राजेंद्र चाय पीने लगा। राजाराम ने कुछ देर बाद समाचार पत्र एक और रख दिया और फिर उसकी ओर देखते हुए कहा, कहिए, आपका क्या विचार है? जी, हम तैयार हैं, राजेंद्र ने कहा। हमने स्वयं अलका से पूछ लिया है, उसे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। गुड। जब राजेंद्र ने चाय खत्म कर ली तो राजाराम राजेंद्र को अपने साथ लेकर अंदर गया। अंदर आकर उसने राजेंद्र को 2 लाख रुपए दिए और ढेर सारा जेवर दिया और साथ ही यह भी कहा, आप तैयारी कीजिए और आज से ही आप हमारी दूसरी कोठी में चले जाइएगा, वह खाली पड़ी है। सेठ जी, यह सब कुछ मैं कैसे लेऊं? राजेंद्र ने कहा, मैं बेटी वाला हूँ, बेटी वाले लेते नहीं देते हैं। आप चिंता ना कीजिए, राजाराम ने कहा। आप ऐसा कुछ मत सोचिए, मेरे पास बेपनाह दौलत है। इसमें से 2, 4 या 10-20 लाख निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए। हमारे नौकर आज ही आप लोगों को हमारी दूसरी कोठी में पहुंचा देंगे। कोठी पर आवश्यकता की हर चीज़ आपको मौजूद मिलेगी। बाकी 2-4 लाख रुपए कल आपके यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सेठ राजाराम का ससुर बनने लायक आप अपने आप को बनाइए। पैसे की कोई चिंता मत कीजिए। जी। और हाँ, राजाराम ने कहा, अब आपको फैक्ट्री जाने की आवश्यकता नहीं है। आराम से रहिए, दिल खोलकर पैसा खर्च कीजिए। राजेंद्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कभी सपने में भी एक साथ नहीं देखा था 2 लाख रुपए बैग में, ऊपर से जेवर। वह मन ही मन सोच रहा था कि घर जाकर इन नोटों को एक बार जी भर कर देखूंगा। कभी कभी वह सोचता था कि कहीं इतने नोटों को एक साथ देखने से उसका हार्ट फेल ना हो जाए। वह अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहा था। बाहर आकर राजाराम ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, इन्हें इनके घर ले जाकर और वहां से इनके परिवार को सामान सहित हमारे दूसरे बंगले पर पहुंचा देना तथा वहीं पर इनकी सेवा में रहना। जो आज्ञा सेठ जी।
तब राजेंद्र के दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थीं। उसे लगा यह सब सपना है, हकीकत से इसका कोई संबंध नहीं है। राजेंद्र ने अपनी उंगली दांत के नीचे देकर दबाई। दर्द हुआ तो वह समझ गया कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत ही है। ड्राइवर ने गाड़ी के पीछे का गेट खोला और राजेंद्र पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने गेट बंद किया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। राजेंद्र ने ड्राइवर को अपने घर का पता बता दिया। राजेंद्र का तो जैसे भाग्य ही बदल गया था। तभी तो कहते हैं ना, स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य के बारे में तो देवता भी नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। ड्राइवर ने राजेंद्र को ले जाकर उसके द्वार पर उतार दिया। राजेंद्र बैग लेकर अंदर गया। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में बैग देखकर बोली, इसमें क्या है, आओ दिखाता हूँ। और उसने अंदर जाकर उस बैग को एक पुरानी सी मेज पर रखकर और खोल दिया। बैग में 100 के नोटों की गड्डियाँ लगी पड़ी थीं। एक और कोने में जेवर पड़े थे। ये सब क्या है अलका के पापा? ये सब हमारा है अलका की माँ, राजेंद्र ने कहा। सेठ जी ने कहा है कि तुम लोग शादी की तैयारी करो, कल और पैसा मिल जाएगा। सेठ जी ने रहने के लिए अपनी एक कोठी भी दे दी है। आप सच कह रहे हैं अलका के पापा? उसने उत्साह से पूछा। हाँ अलका की माँ। राजेंद्र की आवाज़ खुशी की वजह से कांप रही थी। राजेंद्र की पत्नी उन नोटों के बंडलों को काफ़ी देर तक इस तरह से देखती रही जैसे फिर नोटों का यह ढेर उसे कभी दिखाई नहीं देगा। तभी ड्राइवर ने अंदर आकर कहा, आप लोग बंगले पर चलिए। सेठ जी ने कहलवाया है कि जो वहाँ ले जाने लायक सामान है वहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा भाई। अलका की माँ जी, इनसे कहो कि तैयार हो जाएं। राजेंद्र ने कहा, हम लोग बंगले पर चलेंगे। क्या अब हम सब उस बंगले में ही रहेंगे? हाँ भाई। और तब राजेंद्र की पत्नी ने अपनी चारों जवान बेटियों को तैयार होने के लिए कह दिया। वह सब तैयार होकर गाड़ी में आ बैठी। खुदा जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और राजेंद्र के साथ ऐसा ही हुआ था। ड्राइवर ने उन लोगों को लाकर सेठ के बंगले पर छोड़ दिया और वहीं पर रुक गया। दूसरे नौकर राजाराम का आवश्यक सामान उठा लाए। राजेंद्र की पत्नी और लड़कियां पागलों की तरह महलनुमा बंगले को देख रही थीं। उनमें से किसी को भी यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सब सच है। उनकी नज़र में यह सब सपना था। तभी वहां एक आदमी आ गया। उसने राजेंद्र को 2-3 दुकानों के पते बताए और कहा, इन दुकानों से आप लोग आवश्यकता की सब चीज़ें जितनी आवश्यकता हो खरीद लें। सेठ जी ने फ़ोन कर दिया है। अच्छा भाई। और इस तरह से 3-4 दिन तक वे खरीदारी करते रहे। कल तक जो राजेंद्र मामूली मजदूर था, जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज सेठ राजेंद्र कहलाने लगा था। उन सब के ठाठ निराले थे। उसकी बेटियां सजी धजी परियां सी लगने लगी थीं। खूबसूरत तो वे थे ही, दौलत आ जाने पर सोने पर सुहागा वाली कहावत हो गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कोठी को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा और फिर बड़ी धूमधाम के साथ 1 महीने बाद अलका और राजाराम की शादी हो गई। अलका दुल्हन बनकर उस बंगले में आ गई। सेठ राजाराम के बंगले पर अलका का भव्य स्वागत हुआ। वह अपने कमरे में चली गई। फूलों से सुहाग सेज सजाई गई थी। रात में अलका अपनी सुहाग सेज पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर के बाद सेठ राजाराम भी आ गया और वही हुआ जो सुहागरात में होता है। अलका ने अपने परिवार की खुशियों के लिए सेठ राजाराम से विवाह करने के लिए हाँ कर ली थी, लेकिन इस शादी से वह मानसिक तौर पर जरा भी खुश नहीं थी। उसने तो केवल अपने परिवार की खातिर कुर्बानी दी थी। उसकी नज़र राजाराम के भाई विनय पर थी, जिसे राजाराम अपने पुत्र के समान प्यार करता था। सेठ राजाराम जब फैक्ट्री चले जाते तो अलका विनय के पास आ जाती थी। क्योंकि रिश्ता देवर भाभी का था, इसलिए उससे मजाक करने लगती थी। विनय सामाजिक तौर पर नादान था। उसे लोगों के पास उठने बैठने का पता ही नहीं था। यहाँ तक कि उसकी शिक्षा भी घर पर ही हुई थी। जब अलका उसके साथ छेड़छाड़ करती तो उसे अजीब सा महसूस होता था। शरीर के अंगों में तनाव सा आ जाता था। एक दिन जब राजाराम फैक्ट्री चला गया तो अलका विनय के रूम में आ गई। वह बैठा कुछ पढ़ रहा था। अलका ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या पढ़ रहे हो देवर जी? कुछ नहीं भाभी जी, बस यूं ही दिल बहला रहा था। अच्छा। अलका आने से पहले गेट बंद कर आई थी। उसे उसके पास आने जाने से कौन रोक सकता था। उसके पास आते ही अलका ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए।
बेचारा विनय कुछ नहीं बोल पाया। उसका सारा अंग कपकपा गया और न जाने उसे कैसा कैसा लगने लगा। अलका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, विनय जी भाभी जी, एक बात बोलूं? कहिए। अगर हम कोई बात कहें तो आप अपने भाई साहब से तो नहीं कहेंगे? यदि आप मना करेंगी तो नहीं कहेंगे। गुड, अलका ने कहा, आओ हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे, लेकिन इसके बारे में अपने भाई साहब से भूलकर भी कुछ ना कहना। जी। और अलका विनय को अपने साथ लेकर बिस्तर पर आकर लेट गई। वह भी उसके पास ही लेट गया। उसके बाद अलका ने विनय को वह सब कुछ सिखा दिया जो उसे नहीं सिखाना चाहिए था। दरअसल उसने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि वह शादी राजा राम से ज़रूर कर रही है, लेकिन विनय की होकर रहेगी। अब विनय को कुछ कहने या बताने की आवश्यकता नहीं थी। वह अलका के लिए ट्रेंड हो गया था। राजा राम के फैक्ट्री जाते ही वे दोनों एक दूसरों की बाहों में समा जाते। विनय को इतनी अक्ल आ ही गई थी कि जो खेल अलका उसके साथ खेल रही है उसके बारे में राजा राम से बिल्कुल नहीं कहना है। अलका की वजह से उसका सारा परिवार सुखी हो गया था और अब उसे भी कोई अफसोस नहीं था। अलका राजा राम को इस बात का जरा भी शक नहीं होना देना चाहती थी। वह उसे नहीं चाहती थी या उसके भाई को प्यार करती है। समय बीतता गया। राजा राम को भी किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ था। पत्नी से पत्नी का सुख मिल रहा था। एक दिन जब राजा राम फैक्ट्री चला गया तो उसके जाने के बाद ही अलका विनय के कमरे में आ गई। जवान विनय भी उसकी प्रतीक्षा में रहता था। उसके आते ही विनय ने अलका को बाहों में भर लिया। वे दोनों बिस्तर पर आ गए। उधर किसी जरूरी फाइल को लेने के चक्कर में राजा राम वापस कोठी पर आ गया। जब वह विनय के कमरे के पास से गुजरा तो उसे अंदर से आवाज़ें आती सुनाई दी। उसी दिन अलका दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। उन आवाज़ों को सुनकर एक बार तो उसने सोचा विनय और उसकी भाभी बात कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ उसके अलावा बातें करने वाला और कोई नहीं है। वह आगे बढ़ गया, मगर अचानक न जाने उसके मन में क्या आया कि उसने गेट को अंदर की ओर ढकेल दिया। अगर राजा राम ने विनय को आवाज़ दे दी होती तो गनीमत थी, वे उठ जाते या होशियार हो जाते। उसने तो एकदम गेट खोल दिया और अंदर आ गया। जब सेठ राजाराम ने अंदर प्रवेश किया उस समय अलका और विनय एक दूसरे की बाहों में थे। उनको इस स्थिति में देखने की तो राजाराम ने कभी सपने में भी आशा नहीं की थी। जिस भाई को वह अपने पुत्र की तरह पाल रहा था और पुत्र की तरह प्यार करता था, वह ऐसा नीच काम करेगा, उसके सोचने का प्रश्न ही नहीं था। सेठ राजाराम को वहां देखकर अलका और विनय बुरी तरह से बौखला गए। बौखला जाने और हड़बड़ा जाने की बात भी थी। सेठ राजाराम फिर वहां एक के पल के लिए भी नहीं रुका। वह वहां से अपने कमरे में आ गया। उसने सेफ खोली, एक आवाज़ हुई और सेठ राजाराम का काम तमाम हो गया। विनय और अलका उनके रूम की ओर भागे, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कोई परिवार में भी इस बात को न जान सका कि सेठ राजाराम ने क्यों अपनी जान दे दी। उन्होंने ये बात आसानी से साबित कर दी थी कि उन्होंने आत्महत्या की है, क्योंकि इस बात को सिर्फ अलका और विनय ही जानते थे। सच बात यह है कि अलका तो उसकी आत्महत्या से खुश थी। उसके रास्ते का कांटा स्वयं ही निकल गया था। रीति के अनुसार 13 दिन तक उसका शोक मनाया गया और फिर समाज की रीति के अनुसार अलका और विनय पति पत्नी घोषित हो गए। विनय को अधिक ज्ञान नहीं था, इसलिए फैक्ट्री में भी अलका विनय के साथ जाने लगी थी। सेठ राजाराम ने अलका और उसके परिवार के लिए क्या नहीं किया। धरती से उठाकर आसमान पर बिठा दिया था। उसके परिवार को इतना धन दिया जिसके बारे में वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। गाड़ी बंगला दिया और उस अलका को रानी बनाकर रखा। उसने उसके उसी भाई को खराब कर दिया जिसे वह अपने पुत्र के समान प्यार करता था। अब तुम ही बताओ दोस्तों, भला अलका को ये सब करना चाहिए था? अगर उसे राजाराम से शादी नहीं करनी थी तो मना कर देना चाहिए था। किसी की ज़िंदगी खराब करने का किसी को कोई हक नहीं है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।